जीवन की मौलिक इकाई कोशिका सेल्स शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। ये सभी सजीवों की मूलभूत इकाई है। सभी सजीव कोशिका से बने हैं। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका हमारे शरीर को आकार प्रदान करता है, इसलिए ये शरीर की संरचनात्मक इकाई कहते हैं। शरीर के सभी कार्य कोशिकीय स्तर पर होते हैं, इसलिए ये शरीर का क्रियात्मक इकाई है। शरीर की संरचनात्मक संरचना कोशिका है, जिसके मिलने से ऊतक बनते हैं और ऊतक से मिलकर अंग बनता है और अंगों से मिलकर हमारा शरीर बनता है। कोशिकाएं सेल्स टिल्ड ऊतक TLSUs टिल्ड अंग ऑर्गन्स टिल्ड शरीर बेडी। कोशिका की खोज का श्रेय रॉबर्ट हुक को जाता है, जिन्होंने सूक्ष्मदर्शी के द्वारा कार्क के एक टुकड़े में मृत कोशिकाओं को देखा था कहते हैं। इन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं। जीवित कोशिका सबसे पहले देखने का श्रेय सर लेवुवनहॉक को जाता है, जिन्होंने जीवाणु की जीवित कोशिका को सबसे पहले देखा था। कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन एवं श्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया और कहा कि सभी पौधे तथा जंतु कोशिकाओं से बने हैं। अतः कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है। वायरस विषाणु कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता है। नोट: दुनिया की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की होती है, जो एक कोशिकीय जीव होता है। तारांकन दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे में होती है। तारांकन मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका पुरुषों में स्पर्म या शुक्राणु की होती है। तारांकन मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका महिलाओं के अंडाणु की होती है। तारांकन मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम अर्थात न्यूरॉन की होती है। तारांकन कोशिका का सबसे तेज विभाजन लीवर यकृत में होता है। लीवर या यकृत ही हमारे शरीर का वह अंग है जो अपनी कोशिका की क्षतिपूर्ति पुनः निर्माण सबसे पहले कर सकता है। तारांकन तंत्रिका तंत्र अर्थात न्यूरॉन को विभाजन रहित कोशिका कहा जाता है। जिसका विभाजन नहीं होता अर्थात इसको क्षतिपूर्ति पुनः निर्माण नहीं होता है। कोशिका के भाग पार्ट्स ऑफ सेल: 1 कोशिका झिल्ली, 2 कोशिका भित्ति, 3 जीव द्रव्य, 4 माइटोकॉन्ड्रिया, 5 गोल्जी बॉडी, 6 अंतःप्रद्रव्य जालिक, 7 प्लास्टिड, 8 लाइसोसोम, 9 रसधानियों, 10 राइबोसोम, 11 तारककाय, 12 केंद्रक। 1 कोशिका झिल्ली प्लाज्मा मेम्ब्रेन सभी कोशिकाओं के चारों ओर एक अत्यंत पतली पारदर्शक एवं लचीली झिल्ली पाई जाती है, जो कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है, जिसे कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं, जो मुख्यतः लिपिड वसा एवं प्रोटीन से बनी है। कार्य: तारांकन ये जंतु एवं पादप दोनों में पाया जाता है। तारांकन कोशिका के अंदर के सभी अवयव इसी झिल्ली के अंदर रहते हैं। ये झिल्ली एक अर्ध पारगम्य झिल्ली है, जो कुछ पदार्थों को अंदर अथवा बाहर आने जाने देती है। तारांकन कोशिका को निश्चित आकृति एकर आकार प्रदान करती है। तारांकन कोशिका द्वारा अनावश्यक पदार्थों को कोशिका झिल्ली के माध्यम के बाहर निकाले जाने की क्रिया को एक्सोसाइटोसिस कहा जाता है। 2 कोशिका भित्ति सेल वॉल, ये सेलुलोज का बना होता है और केवल पौधों में पाया जाता है। ये पेड़ पौधों को सुरक्षा देता है। पादप कोशिकाओं का सुनिश्चित आकार दृढ़ कठोर कोशिका मिट्टी के कारण होता है। शैवालों एवं विकसित हरे पौधों की भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। जीवाणु एक पादप होता है जिसकी कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। तारांकन कवक की कोशिका भित्ति काइरीन की बनी होती है। कार्य: तारांकन कोशिका को निश्चित आकृति एवं आकार प्रदान करना है। तारांकन कोशिका को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। तारांकन जीवद्रव्य एवं कोशिकाओं की प्रतिकूल स्थिति में सुरक्षा करना है। तारांकन कोशिका के मध्य जीव द्रव्य तंतु की सहायता से परासरणीय दाब का संतुलन बनाए रखती है। सेल्यूलोज यह एक विशेष प्रकार की जटिल कार्बोहाइड्रेट होती है जो पौधों में पाई जाती है तथा ये पौधों को संरचनात्मक धूनरता प्रदान करता है। सेल्यूलोज का पाचन सभी शाकाहारी जीव आसानी से कर पाते हैं, जबकि मनुष्य की आंत इंटेस्टाइन इसका पाचन नहीं कर पाता है। ऐसा इसलिए है कि मनुष्य की आंत अन्य शाकाहारी जीवों की अपेक्षा होती है। 3 जीवद्रव्य प्रोटोप्लाज्म, इसकी खोज पुरुकिलिंजे ने किया। यह एक तरल गाढ़ा पदार्थ होता है। इसे जीवन का आधार कहते हैं। सभी जैविक क्रियाएं इसी द्रव के अंदर होती है। इसका 80% भाग जल का बना होता है। ये 2 प्रकार का होता है। जीवद्रव्य इक्वल्स कोशिका द्रव्य जोड़ केंद्रक द्रव्य। चित्र 1 कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म, कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन एवं केंद्रक झिल्ली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच स्थित पदार्थ कोशिका द्रव्य लाइटोप्लाज्म कहलाता है। बी केंद्रक द्रव्य न्यूक्लियर प्लाज्म केंद्रक झिल्ली के अंदर स्थित द्रव्य केंद्रक द्रव्य न्यूक्लियर प्लाज्म कहलाता है।
4. माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इसकी खोज अल्टमैन ने किया था। यह कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से तैरने वाला दोहरी झिल्ली से घिरा कोशिकांग होता है। यहाँ क्रेब्स रासायनिक चक्र चलता है। ये क्रेब्स रासायनिक चक्र में श्वसन से प्राप्त ऑक्सीजन 0.2 के साथ मिलकर चेन रिएक्शन एक के बाद एक द्वारा क्रेब्स चक्र चलता है, जिसके परिणाम स्वरूप एटीपी का निर्माण होता है। 38 एटीपी एक साथ मिलकर बाद में ग्लूकोज C6H12O6 का निर्माण करते हैं, जो कि मानव शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह एनर्जी हाउस भी इसीलिए कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत अद्भुत अंग है, क्योंकि इसमें उसका अपना डीएनए तथा राइबोसोम होते हैं। अतः माइटोकॉन्ड्रिया अपना कुछ प्रोटीन स्वयं बनाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली की बनी होती है। बाहरी झिल्ली छिद्रित होती है, भीतरी झिल्ली बहुत अधिक वलित होती है। ये वलय एटीपी बनाने वाली क्रेब्स रासायनिक क्रिया के लिए क्षेत्र को बड़ा बनाती है। 5. गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी ये भी कोशिका द्रव्य में उपस्थित दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ कोशिकांग होता है। ये पदार्थों का परिवहन करता है, अर्थात यातायात में सहायक है। इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था। ये दोहरी झिल्ली युक्त चपटी पुटिकाओं का एक तंत्र है, जो एक दूसरे के ऊपर समानांतर रूप से सजी रहती है, जिन्हें कुंडिका कहते हैं। इन झिल्लियों का संपर्क झिल्लियों से होता है, इसलिए जटिल कोशिकीय झिल्ली तंत्र के दूसरे भाग को बनाती है। में संश्लेषित पदार्थ गोल्जी उपकरण में पैक बंद किए जाते हैं और उन्हें कोशिका से बाहर तथा अंदर विभिन्न क्षेत्रों में भेज दिया जाता है। इस कार्य में शामिल है पुटिका में पदार्थों का संचयन, रूपांतरण तथा बंद करना। कुछ परिस्थिति में गोल्जी उपकरण में सामान्य शक्कर से जटिल शक्कर बनती है। गोल्जी उपकरण द्वारा लाइसोसोम को भी बनाया जाता है। 6. अंतःद्रव्यी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ये भी कोशिका द्रव्य में पाया जाने वाला दोहरी झिल्ली से घिरा एवं आकार में लंबी नलिका, गोल अथवा आयताकार थैलियों की तरह एक कोशिकांग होता है। अंतःद्रव्यी जालिका की रचना भी प्लाज्मा झिल्ली के समरूप होती है। यह कोशिका के अंदर से आंतरिक सहायता देता है, अतः इन कोशिका को आंतरिक कंकाल भी कहते हैं। ये 2 प्रकार का होता है। एक खुरदरी अंतःद्रव्यी जालिका RER को सूक्ष्मदर्शी से देखने पर खुरदरी दिखती है, क्योंकि इस पर राइबोसोम के कण चिपके होते हैं। राइबोसोम पर प्रोटीन संश्लेषित होता है। RER द्वारा तैयार प्रोटीन को आवश्यकतानुसार के द्वारा कोशिका के अन्य भागों में भेजा जाता है। बी चिकनी अंतःद्रव्यी जालिका ये कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का निर्माण करती है। वसा अथवा लिपिड अणुओं को बनाने में सहायता करती है। कुछ प्रोटीन तथा वसा कोशिका झिल्ली बनाने में सहायता करते हैं। इस प्रक्रिया को झिल्ली जीवा जनन कहते हैं। विभिन्न कोशिकाओं में अभिन्न रूपों में दिखाई देता है, परंतु सदैव एक जालिका तंत्र का निर्माण करता है। का कार्य कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य अथवा कोशिका द्रव्य के मध्य पदार्थों, मुख्यतः प्रोटीन के लिए परिवहन के लिए नलिका के रूप में कार्य करना है। कोशिका की कुछ रासायनिक क्रियाओं के लिए कोशिका द्रव्यी ढांचे का कार्य भी करती है। एक वर्ग के जंतुओं, जिन्हें कशेरुकी भी कहते हैं, ये यकृत, लीवर की कोशिकाओं में विष तथा दवा को निरावेशीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 7. प्लास्टिड ये कोशिकांग मात्र पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये 3 प्रकार की होती है। अवर्णीय लवक ल्यूकोप्लास्ट ये पौधे के रंगहीन हिस्सों में पाया जाता है एवं इसका काम होता है भोजन का संचय करना। इसका उदाहरण है आलू, शकरकंद, गन्ना आदि। बी वर्णीय लवक क्रोमोप्लास्ट ये लवक पौधों के रंगीन हिस्से में पाया जाता है, जैसे कि फूलों एवं पुष्पों के रंगीन भाग में। जैसे टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है, इसी प्रकार गाजर एवं मिर्च का रंग कैरोटीन के कारण होता है। चुकंदर का रंग बिटानिन और बैंगन का रंग जैथोसाइनिन के कारण होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लाइकोपिन, कैरोटीन एवं जैंथोसाइनिन ये सभी वर्णीय लवक है। हरितलवक क्लोरोप्लास्ट इसे पादप कोशिका की रसोई घर के रूप में जाना जाता है। इसका मुख्य कार्य सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड C02 की सहायता से भोजन का निर्माण करना होता है। क्लोरोप्लास्ट हरित लवक की भीतरी रचना में बहुत सी झिल्ली वाली परतें होती है, जो स्ट्रोमा में स्थित होती है। इसमें हरे रंग का वर्णक क्लोरोफिल उपस्थित होता है। पौधे में हरे रंग की उपस्थिति हरित लवक के कारण ही होती है। हरित लवक सिर्फ वनस्पति कोशिकाओं में ही पाया जाता है। 8. लाइसोसोम यह इकाई झिल्ली की बनी अंडाकार या गोलाकार रचनाएं हैं, जिनमें पाचक एंजाइम भरे होते हैं। यह कोशिका के दर पाचन का कार्य करता है। लाइसोसोम की खोज डी हुविट डूब ने की है। लाइसोसोम कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र भी है।
ये अपशिष्ट पदार्थ एवं कोशिका अंकों के टूटे फूटे भागों को पाचित करके कोशिका को साफ करता है। कोशिका के अंदर आने वाले बाहरी पदार्थ जैसे बैक्टीरिया अथवा भोजन तथा पुराने अंगक मृदगक लाइसोसोम में चले जाते हैं, जो उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। लाइसोसोम में बहुत शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम होते हैं जो जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ते हैं। कोशिकीय चयापचय मेटाबॉलिज्म में व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत नष्ट हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं और एंजाइम अपनी कोशिकाओं को पाचित कर देते हैं, इसलिए लाइसोसोमा को कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं। 9 रसधानियां वैक्यूल्स। रसधानियां ठोस अथवा तरल पदार्थों की संग्राहक थैलियां हैं। जंतु कोशिकाओं में रसधानियों छोटी रहती है जबकि पादप कोशिकाओं में रसधानियों बहुत बड़ी होती है। पौधे के लिए आवश्यक पदार्थ जैसे जल, अमीनो अम्ल, शर्करा, विभिन्न कार्बनिक अम्ल तथा प्रोटीन आदि रसधानियों में ही संचित रहता है। एक कोशिक जीवों जैसे अमीबा की खाद्य रसधानी में उनके द्वारा उपयोग में लाए गए खाद्य पदार्थ होते हैं। कुछ एक कोशिका जीतों में विशिष्ट रसधानियां अतिरिक्त जल तथा कुछ अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाती है। 10 राइबोसोम यह कोशिका के अंदर सबसे छोटा अंग है। ये प्रोटीन का निर्माण करता है, अतः इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। ये 2 प्रकार की होती है। 70 राइबोसोम ये हल्का होता है तथा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। 80 राइबोसोम ये भारी होता है तथा ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। 11 तार्ककाय सेंट्रोसोम यह कोशिका विभाजन करता है। मस्तिष्क में यह नहीं पाया जाता है, जिस कारण तंत्रिका कोशिका में विभाजन नहीं होता है। ये केवल जंतु कोशिक में पाया जाता है। तार्ककाय की खोज बबरी ने किया था। ये यकृत लीवर में सबसे ज्यादा पाया जाता है, जिसके कारण यकृत लीवर अपनी कोशिकाओं का जल्दी से क्षतिपूर्ति पुनः निर्माण कर लेती है। कोशिकाओं का विभाजन 3 तरीकों से होता है। ए असूत्री अमीटोसिस, बी समसूत्री माइटोसिस, सी अर्धसूत्री मायोसिस। ए असूत्री विभाजन अमीटोसिस यह विभाजन जीवाणु, नीलहरित शैवाल, यीस्ट, अमीबा और प्रोटोजोआ जैसी अविकसित कोशिकाओं में होता है। इसमें सबसे पहले कोशिका का केंद्रक विभाजित होता है और उसके बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है और अंततः 2 नई संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। बी समसूत्री विभाजन माइटोसिस इस कोशिका विभाजन को कायिक विभाजन सोमैटिक सेल डिवीजन भी कहा जाता है, क्योंकि यह विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है, जिसके फलस्वरूप 2 एक समान कोशिकाओं का निर्माण होता है। समसूत्री विभाजन में हालांकि कोशिका का विभाजन होता है, लेकिन गुणसूत्रों की संख्या समान बनी रहती है। जंतु कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन को सबसे पहले वाल्थर फ्लेमिंग ने 1879 में देखा था और उन्होंने इसे समसूत्री माइटोसिस नाम दिया था। इनमें बीज नहीं होता है। इससे उत्पन्न दोनों नई संतति अपनी पूर्वज माता पिता के बिल्कुल समान होती है। उदाहरण आलू, गन्ना, शकरकंद, गुलाब, सेब आदि। सी अर्धसूत्री विभाजन मेलोसिस यह विशेष प्रकार का कोशिका विभाजन है। ये लैंगिक विभाजन है जो जीवों की जनन कोशिकाओं में होता है और इस प्रकार युग्मज गेमीट्स यौन कोशिकाएं बनते हैं। इसमें नर में शुक्राणु स्पर्म तथा मादा में अंडाणु ओवम एवं पादपों में नर तथा मादा युग्मज बनते हैं, जिनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी ही रह पाती है। शुक्राणु स्पर्म व अंडाणु ओवम संयोजन युग्मंज जाइगोट का निर्माण करते हैं, जिसमें जीव की उत्पत्ति होती है। युग्मंज में फिर से गुणसूत्रों की संख्या दोगुनी हो जाती है। जंतुओं और पौधों में प्रजनन अंगों अथवा उत्तकों की विशेष कोशिकाएं विभाजित होकर युग्मक बनाती है, जो निषेचन के पश्चात संतति का निर्माण करती है। यह एक अलग प्रकार का विभाजन है जिसे अर्धसूत्रण विभाजन कहते हैं। इसमें क्रमशः 2 विभाजन होते हैं। जब कोशिका अर्धसूत्रण द्वारा विभाजित होती है तो इससे 2 की जगह 4 नई कोशिकाएं बनती है। नई कोशिकाओं में मात्र कोशिकाओं की तुलना में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। 12 केंद्रक न्यूक्लियस कोशिका द्रव्य में एक गोल एवं चपटी या अंडाकार संरचना पाई जाती है, जिसे केंद्रक कहते हैं। यह कोशिका में होने वाली समस्त जैविक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, अतः इसे कोशिका का नियंत्रण कक्ष भी कहते हैं। केंद्रक की खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। केंद्रक यूकैरियोटिक कोशिका का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है। इसमें स्थित डीएनए पदार्थ विभिन्न प्रकार के माध्यम से कोशिका की समस्त उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करता है। चित्र 2 केंद्रक के भाग। एक केंद्रक झिल्ली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन केंद्रक के चारों ओर पाई जाती है। ये झिल्ली छिद्र युक्त होती है, जो अंतःप्रद्रव्य जालिका अर्थ से संबंध रहती है। बी केंद्रक के द्रव्य न्यूक्लियोप्लाज्म झिल्ली के अंदर एक पारदर्शक कणिकायुक्त द्रव भरा रहता है।
जिसे केंद्रक द्रव्य या कैरियोलिम्फ कहते हैं। गुणसूत्र डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, एंजाइम, लिपिड तथा खनिज लवण आदि इसमें पाए जाते हैं। ये कोशिका विभाजन में भाग लेते हैं। सी केंद्रिका न्यूक्लियस केंद्रक में एक बड़ा गोलाकार कण पाया जाता है जिसे केंद्रिका कहते हैं। इसकी खोज फोंटाना ने 1788 में की तथा नाम बोमन 1840 ने दिया। यह कोशिका विभाजन की पूर्वावस्था प्रोभेज में लुप्त हो जाती है एवं अंत्यावस्था टेलीफेज में पुनः प्रकट हो जाती है। क्रोमेटिन जाल क्रोमेटिन नेटवर्क्स केंद्रक के केंद्रीय द्रव्य में पतली पतली धागे के समान रचनाएं दिखाई देती है जिन्हें क्रोमेटिन जाल कहते हैं। कार्य तारांकन इसको कोशिका का नियंत्रण केंद्र कंट्रोलिंग सेंटर भी कहा जाता है। कोशिका की समस्त उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण केंद्रक द्वारा किया जाता है। तारांकन इसमें पाए जाने वाले गुणसूत्र आनुवांशिक लक्षणों के वाहक होते हैं। तारांकन कोशिका विभाजन की क्रिया केंद्रक द्वारा ही नियंत्रित की जाती है। तारांकन डीएनए पुनरावृत्ति रेप्लिकेशन एवं अनुलेखन क्रियाएं केंद्रक में ही होती है। गुणसूत्र क्रोमोसोम सभी वनस्पति व जीवों की केंद्रक द्रव्यों में उपस्थित सबसे महत्वपूर्ण संरचना है जो आनुवांशिक गुणों को निर्धारित व संचारित करने के लिए जाने जाते हैं। ये लंबे पतले अव्यवस्थित तरीके से केंद्रक द्रव्य में बिखरकर जाल के रूप में होते हैं जिसे क्रोमेटिन रेटिकुलम कहते हैं जो आनुवांशिक गुणों को निर्धारित व संचारित करने के लिए जाने जाते हैं। गुणसूत्र न्यूक्लियोप्रोटीन न्यूक्लिक अम्ल जोड़ क्षारीय प्रोटीन तथा एंजाइम एवं कुछ अकार्बनिक लवणों से मिलकर बने होते हैं। क्रोमोसोम केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं। तारांकन क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है। तारांकन डीएनए के अंदर जीन पाया जाता है। जीन पर माता पिता के गुण पाए जाते हैं, अतः जीन ही आनुवांशिकता के आधार है। सिंड्रोम क्रोमोसोम गुणसूत्र में होने वाले अनियमितता को सिंड्रोम कहते हैं। इसके कारण शरीर में असामान्य लक्षण उमड़ जाते हैं। तारांकन टनर सिंड्रोम इसमें क्रोमोसोम गुणसूत्र की संख्या 45 हो जाती है। ये केवल स्त्रियों में पाई जाती है। इसमें स्त्रियों का शरीर अविकसित होता है तथा उनमें बांझपन बच्चा पैदा न करने की स्थिति देखी जाता है। तारांकन क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम इसमें क्रोमोसोम गुणसूत्र की संख्या 47 हो जाती है। ये केवल पुरुषों में पाए जाते हैं। इसमें पुरुष नपुंसक बच्चा पैदा न करने की स्थिति हो जाते हैं। तारांकन डाउन सिंड्रोम इसमें क्रोमोसोम गुणसूत्र की संख्या 47 हो जाती है। ये नर मेल और मादा फीमेल दोनों में हो सकता है। इसमें शरीर बेडोल हो जाता है। जीभ तथा होठ मोटा हो जाता है। मनुष्य मंदबुद्धि का हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को मंगोलाइड कहते हैं। तारांकन पटाव सिंड्रोम पटोस सिंड्रोम इसमें क्रोमोसोम गुणसूत्र की विषमता होने वाले संलक्षण होते हैं। इसमें मानव शरीर की कुछ अथवा सभी कोशिकाओं में गुणसूत्र 23 की अतिरिक्त आनुवांशिक स्थिति उत्पन्न होती है। इस एकाधिसूत्रता से सामान्य विकास अवरुद्ध हो जाता है और इसमें विभिन्न और जटिल ऊतकीय दोष उत्पन्न होते हैं। उदाहरण आंखें न खोलना, दिल में छेद, एक कान न होना, मानसिक दुर्बलता, सिर छोटा होना आदि। डीएनए डीआईओएक्सवाईआरआईबीओ न्यूक्लिक एसिड प्रत्येक जीव का शरीर असंख्य कोशिकाओं से मिलकर बना है। डीएनए जीवों की प्रत्येक कोशिका में मौजूद एक जैविक इकाई है। ये जीव के गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करता है। डीएनए कोशिका के केंद्र में पाए जाते हैं। यह एक लंबा सीढ़ी नुमा जैविक अणु है जो सभी प्रकार के जीवों में जीवन के रूप में मौजूद है। ये जीवन के विकास, वृद्धि, प्रजनन कार्य के लिए जिम्मेदार होता है। डीएनए के माध्यम से किसी व्यक्ति की आने वाली पीढ़ियों के बाल का रंग, आंखों का रंग पता किया जा सकता है। डीएनए पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता जाता है, इसलिए इसे अमर कहा गया है। ये किसी भी जीवधारी की व्यक्तिगत विशेषता है। कोशिका के प्रकार कोशिका को उनकी जटिलता के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है। एक प्रोकैरियोटिक कोशिका, बी यूकैरियोटिक कोशिका। एक प्रोकैरियोटिक कोशिका अविकसित प्रोकैरियोट सेल। ये अविकसित और अत्यधिक छोटे आकार की कोशिकाएं होती है जिनमें केवल मुख्य अंग ही पाए जाते हैं। इस प्रकार की कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका झिल्ली राइबोसोम 70 पाया जाता है तथा शेषकों का अभाव होता है। इस कोशिका में केंद्रक मौजूद नहीं होते। केंद्रक न होने के कारण इसमें न्यूक्लाइड पाया जाता है जो आनुवांशिक सूचनाएं नियंत्रित रखता है। यह एकल कोशिका सिंगल सेल्ड वाले सूक्ष्म जीवों में पाए जाते हैं। उदाहरण नीले हरे शैवाल, माइकोप्लाज्मा और जीवाणु में पाई जाती है। बी यूकैरियोटिक कोशिका विकसित यूकैरियोटिक सेल। ये बड़ी आकार एवं पूर्ण विकसित कोशिकाएं होती है। इनमें कोशिका के सभी अंग पाए जाते हैं।
इस कोशिका में केंद्रक मौजूद होते हैं जिसमें यह आनुवंशिक सूचनाएं एकत्रित रखते हैं। ये बहुकोशिकीय वाले सूक्ष्मजीव में पाए जाते हैं, उदाहरण मनुष्य, जानवर आदि। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। एक प्रोकैरियोटिक कोशिका अविकसित कोशिका। ए आकार में प्रायः छोटा होता है। बी केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। सी इसमें गुणसूत्र प्रायः एक होता है। डी इसमें कोशिका के सभी गण नहीं पाए जाते हैं। इन्हें प्रारंभिक कोशिका भी कहते हैं। एक प्रकाश संश्लेषण वाले जीवों में क्लोरोफिल झिल्लीदार पुटिका के साथ होती है। एफ वास्तविक केंद्रक के अतिरिक्त झिल्ली युक्त गग भी नहीं होता है। बी यूकैरियोटिक कोशिका विकसित कोशिका। ए आकार में प्रायः बड़ा होता है। बी केंद्रक झिल्ली उपस्थित होता है। सी इसमें गुणसूत्र प्रायः एक से अधिक होती हैं। डी इसमें लगभग सभी ग ऑर्गन सेल मौजूद होते हैं। ए इसमें क्लोरोफिल प्लास्टिड में होता है। एफ इसमें केंद्रक झिल्ली के साथ साथ झिल्ली युक्त गग भी होते हैं। हैश पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका में अंतर। तारांकन पादप कोशिका। एक कोशिका झिल्ली के चारों ओर सेलुलोज की बनी कोशिका भित्ति होती है। बी प्रस्थानियां प्रायः बड़े आकार की होती है। सी प्लास्टिड मौजूद होते हैं। डी क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जिसकी सहायता से पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। ए लाइसोसोम अनुपस्थित होता है। एफ सेंट्रोसोम अनुपस्थित होता है। जी पूर्ण विकसित रिक्तिका होती है। एच इसमें संचित भोजन स्टार्च होता है। हैश जंतु कोशिका। एक बाहरी संरचना कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली है। बी प्रस्थानियों आमतौर पर नहीं होती हैं। यदि होती भी है तो सामान्यतया छोटे आकार की होती है। सी प्लास्टिड नहीं होता है। डी लाइसोसोम उपस्थित होता है। एच सेंड्रोसोम उपस्थित होता है तथा कोशिका विभाजन में सहायता करता है। एफ रिक्तिका या तो अनुपस्थित होती है या उपस्थित होने पर बहुत छोटी होती है। जी इसमें संचित भोजन ग्लाइकोजन एवं बसा के रूप में होता है। उपापचयी क्रियाएं मेटाबॉलिज्म्स। उपापचयी क्रियाएं जैव रासायनिक क्रियाएं हैं जो सभी सजीवों में जीवन को बनाए रखने के लिए होती है। उपापचयी क्रियाएं दो प्रकार की होती है। ए उपचय अनाबलिज्म। ये रचनात्मक रासायनिक प्रतिक्रियाओं का समूह होता है जिसमें अपचय की क्रिया के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का उपयोग सरल अणुओं से जटिल अणुओं के निर्माण में होता है। इस क्रिया द्वारा सभी आवश्यक पोषक तत्व शरीर के अन्य भागों तक आवश्यकतानुसार पहुंचाए जाते हैं, जिससे नई कोशिकाओं या उत्तकों का निर्माण होता है। बी अपचय कैटाबॉलिज्म। इस प्रक्रिया में जटिल कार्बनिक पदार्थों का विघटन होकर सरल अणुओं का निर्माण होता है तथा कोशिकीय श्वसन के दौरान ऊर्जा का निर्माण होता है।